CGA Controller and Auditor General of India, Girish Chandra Murmu elected as Vice Chair of UN Panel of Auditor. क्या कहेंगी? एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक और खबर जो इंडिया की हमारे सामने आई है। क्या कहेंगी आप इस खबर को देखते हुए? इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। यूनाइटेड नेशंस पैनल के एक्सटर्नल ऑडिटर की वाइस चेयर के लिए एक इंडियन को इलेक्ट किया जा रहा है जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। उनको इलेक्ट किया जा रहा है और भारत का जो ख्वाब हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट्स को टारगेट करने का था, वहां तक पहुंचने का था, उसको आहिस्ता आहिस्ता भारत अचीव कर रहा है। ये जिनको चुना गया है वो भी जेम्स बॉन्ड 2.0 ही है। वो अपने इस चैलेंज को बहुत बाखूबी अंजाम देंगे, न्यूट्रल होकर के अंजाम देंगे। और आज तक तो मैं अपने, अगर हम प्रोफेशन की एग्जांपल देना, तो हमारे लॉ में इंडियन बहुत ज़्यादा आगे हैं। उनकी रिसर्च, उनकी बुक्स, उनकी वीडियोस वगैरह अगर आप लोगों को देखें तो वो तकरीबन हमसे 50 साल आगे हैं। इसी तरह वो हर फील्ड में हैं, ठीक है। और दुनिया जो है वो आजकल प्रोफेशनल को देखती हैं, ऐसे लोगों को जिनमें कोई स्किल्स हो, जिनको कुछ आता हो, जो उस इंस्टीट्यूशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम पाकिस्तानी, हमारी वैसी रेपुटेशन ऐसे, हमारे वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पे खड़ा किया जाता है, उनकी 3-3 घंटे तलाशी ली जाती है। सो वो प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कह सकते जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है मुल्क का। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे मुल्क का मतलब तालीमी हाल क्या होगा। मैम, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। CGA कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, Girish Chandra Murmu elected as Vice Chair of UN Panel of Auditor. क्या कहेंगी? एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक और खबर जो इंडिया की हमारे सामने आई है। क्या कहेंगी आप इस खबर को देखते हुए? इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। ये तो अभी शुरुआत हुई है भारत की तरक्की की। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में आज भारत ने चांद पर अपना झंडा लहराया है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ये तो इब्तिदाई तरक्की है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। बहुत खुशी होती है जब भारत के लोगों को इतना सम्मान मिलता है, इतना मान मिलता है, और वो डिजर्व भी करते हैं। आज नासा से बड़ा इसरो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इन्होंने बहुत एफर्ट लगाया है, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है, क्योंकि इन्होंने बहुत लगन दिखाई है और अपने फोकस को और अपने काम को अचीव करने के लिए दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करके अचीव किया है अपने सक्सेस को। तो इसमें कोई इफ एंड बट्स वाली बात ही नहीं आती है। अब बात आता है कि आपने गिरीश चंद्र मुर्मू जी की बात कही है। आदिवासी समुदाय से आते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, और काफी जमाने से भारत को इन्होंने अपनी मेहनत से भारत की तरक्की में 4 चांद लगाए हुए हैं। जैसे अजित डोवल जी, हम कभी नहीं भूल सकते। मैंने तो उनको कहा है जेम्स बॉन्ड, भारत का जेम्स बॉन्ड है अजित डोवल जी। मैं तो साफ लफ्जों में कहती हूँ कि अजित डोवल जी से जब मैं इंटरेक्ट करती हूँ या मैं उनके बारे में बात करती हूँ तो कई बार मेरे मुंह से निकल जाता है जेम्स बॉन्ड ने ये किया, तो मुझे सामने वाले लोग टोकने लगते हैं जेम्स बॉन्ड। हाँ, मेरे लिए अजित डोवल जी जेम्स बॉन्ड है। इवन मेरे जैसे लाखों करोड़ों यंगस्टर्स हैं जो अजित डोवल जी को एज अ जेम्स बॉन्ड ही देखते हैं, क्योंकि उनको भारत की मिट्टी से, भारत की भूमि से इतनी मोहब्बत है कि कोई आंखें उठाकर भारत पर देखे वो आंखें चील की तरह आंखें निकाल लेंगे। अजय डोवल जी के दिल में इतना भारत के लिए प्रेम है। उसी तरीके से गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने अपनी इंटेलिजेंस से, अपने एफर्ट से हमेशा भारत का नाम रोशन किया है। और 3 साल पहले जीसी मुर्मू ने ओथ लिया था कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये 3 साल पहले उन्होंने ओथ लिया था। उसके बाद फिर 8 दिन पहले प्रेसिडेंट ऑफ भारत ने ग्रेस किया और ऑडिट दिवस सेलिब्रेट किया, और सीएजी हेडक्वार्टर में हुआ था। और सीएजी के 62 सेशन में न्यूयॉर्क में
कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 148, 149, 151 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ भारत ने अनाउंस किया, गिरीश चंद्रा मुर्मू जी को इलेक्ट किया वाइस चेयरमैन ऑफ यूएन पैनल ऑफ ऑडिटर्स के तहत। अब ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और गिरीश चंद्रा मुर्मू जी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि यूएन के में जा करके वहां के ऑडिटर को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना, भारत के लिए खुद को समर्पित करना और इतनी बड़ी भूमिका निभाना यूएन में, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं 110% श्योर हूं कि जिनको चुना गया है वो यूनाइटेड नेशंस पैनल के एक्सटर्नल ऑडिटर की वाइस चेयर के लिए एक इंडियन को इलेक्ट किया जा रहा है जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। उनको इलेक्ट किया जा रहा है और भारत का जो ख्वाब हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट्स को टारगेट करने का था, वहां तक पहुंचने का था, उसको आहिस्ता आहिस्ता भारत अचीव कर रहा है। इसके अलावा अगर गिरीश चंद्र मुर्मू की बात की जाए तो उन्होंने 63rd सेशन ऑफ पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट्स को न्यूयॉर्क में अटेंड किया है। अभी पाकिस्तानी अवाम के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि अगर हम बात करें दुनिया के बड़े बड़े इदारों की, हर जगह की अगर हम बात करें तो भारतीयों को प्रेफर किया जा रहा है, इलेक्ट किया जा रहा है, उनको चूज किया जा रहा है, पाकिस्तानियों को वहां से निकाला जा रहा है विद गेट आउट ट्रेंड। तो पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, उनसे उनके रिव्यूज लेते हैं। जी मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ, तो मैं अपने अगर हम प्रोफेशन की एग्जांपल देना तो हमारे लॉ में इंडियन बहुत ज़्यादा आगे हैं। उनकी रिसर्च, उनकी बुक्स, उनकी वीडियोस वगैरह अगर आप लोगों को देखें तो वो तकरीबन हमसे 50 साल आगे हैं। इसी तरह वो हर फील्ड में हैं, ठीक है। और दुनिया जो है वो आजकल प्रोफेशनल को देखती हैं, ऐसे लोगों को जिनमें कोई स्किल्स हो, जिनको कुछ आता हो, जो उस इंस्टीट्यूशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम पाकिस्तानी, हमारी वैसी रेपुटेशन ऐसे, हमारे वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पे खड़ा किया जाता है, उनकी 3-3 घंटे तलाशी ली जाती है। सो वो प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कह सकते जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है मुल्क का। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे मुल्क का मतलब तालीमी हाल क्या होगा। सर ऐसा क्यों है, हम किस चीज़ में पीछे रह गए? और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत हमसे, भारतीय क्यों आगे निकल गए? देखें, ये चीज़ ना आपको 1947 से ट्रेस करनी है। हमारी जो सबसे जो आप कह सकते हैं शुरू में हमारी बदकिस्मती थी वो थी कि हमारे जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह थे वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सके। अनफॉर्चुनेटली उनकी बहुत जल्द डेथ हो गई। जबकि वहाँ पे एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच वाले प्राइम मिनिस्टर आए थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है जी। उनको 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन मिला, हमें कॉन्स्टिट्यूशन जाके 9-10 साल बाद मिला। आप खुद सोचें, जिस मुल्क का 9-10 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन ही ना हो, उनकी क्या डायरेक्शन होगी। ये मेरे ख्याल से ये एक बेसिक वजह है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा आया है कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके बाद क्या बदलाव आपने देखा है? अब उसके बाद भी कोई ऐसा सच बदलाव नहीं आया, क्योंकि ये जो होती है ना कि मतलब एक मुल्क ने चीज़ों को फॉलो करना है, उनकी जो प्रोग्रेस होती है, जो उनकी तरक्की होती है, ये जो है ना पूरी कम्युनिटी की होती है, ठीक है। इसमें अवाम का भी उतना ही हाथ होता है जितना कि किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर का होता है। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया है। हम हमेशा कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो बाहर के ममालिक तो ढूंढते ही टैलेंट है, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। फिर ये टैलेंट हमारा जो है वो दूसरे ममालिक के सामने क्यों नहीं आता? वो हमेशा कहते हैं कि भारतीय स्किलफुल होते हैं, स्किल्स उनके पास ज़्यादा होती हैं, उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, तालीम ज़्यादा होती है। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें मैडम, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि इस मुल्क में कोई टैलेंट है। हमारे यहाँ जो टैलेंट है वो ये है कि मिलावट किस चीज़ में कहाँ करनी है, 2 नंबरी कैसे करनी है, ये इन चीज़ों में टैलेंट है। कहाँ से किस तरह से छुपना है, इन चीज़ों का टैलेंट है। एग्ज़ाम हॉल में आप देखें, इस्लामियात के पेपर में लोग चीटिंग करते हैं, कहाँ कहाँ इस्लामियात के उन्होंने वो पीसेज रखे होते हैं, मतलब कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। तो ये 2 नंबर कामों में हम पाकिस्तानी 1 नंबर पे हैं, बाकी और कोई टैलेंट नहीं है। एजुकेशन का कोई टैलेंट नहीं है, कोई नहीं है। आप देखें, इस मुल्क में 2 नोबेल प्राइज़ 2 लोगों को मिले हैं, हमने उनका क्या हाल किया है? उनका नाम लेना, हाँ जी, उनका नाम लेना यहाँ गुनाह है। आप उनका नाम ले तो आप पे फतवे लग जाते हैं, उनका नाम लेना गुनाह है यहाँ पे। तो मतलब ये इस मुल्क में किसी ने क्या करना है? आप देखें, उनकी जो है वो बर्थडे थी गालिबन, तो उस ये डॉक्टर अब्दुल सलाम की मैडम, उनकी बर्थडे थी। उनके बर्थडे पे स्टूडेंट्स ने उनकी पिक्चर लगाई और उस पर वो काली स्याही मली थी। तो वो उनके चेहरे पे नहीं, वो आपने साइंस पे वो काली स्याही मली थी, वो आपने एजुकेशन पे मली थी। आपने साइंस की बात की है,
कहाँ है साइंस पाकिस्तान में? बताएं मुझे, क्या ये सोसाइटी साइंटिफिक सोसाइटी है, साइंस को मानने वाली सोसाइटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। साइंस का मतलब होता है आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं इस पर्पस के लिए कि आप किसी लॉजिकल एंड पर पहुंच सके। पाकिस्तानी जो अवाम है ना, वो लॉजिक को कबूल ही नहीं करते। हम शायद 100-2 साल बाद कहीं जाके ना इन चीज़ों पे हमें लॉजिक की स्पेलिंग आएगी तब। अगर हम भारत की बात करते हैं तो वहाँ पर जिस तरह हमारे यहाँ पर अब्दुल सलाम का नाम है ना, डॉक्टर अब्दुल सलाम का, वहाँ एपीजे अब्दुल कलाम का नाम है। तो आप क्या देखते हैं कि आज भी एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत इज्जत से वहाँ याद किया जाता है, इवन भारत में नहीं पूरी दुनिया में। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? और वो एक थे भी मुसलमान। जी जी बिल्कुल। आप देखें, वो प्रेसिडेंट बने, उनको आइडियलाइज़ किया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ तो जो भी लेजेंड्स हैं ना मैडम, आप हिस्ट्री उठा के देखें, जिस बंदे ने मंतक की बात की, जिस बंदे ने लॉजिक की बात की, उसको काफिर कहा जाता है, उसको पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम दिए जाते हैं। तो इस सोसाइटी में किसी का दिमाग तो नहीं ना ख़राब, किसी को पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा कि वो फिर लॉजिक की बात करे। अगर हम सीरियसली डिस्कस करें तो इंडियंस को आप देख लें, इंडियंस पूरे ओवरऑल उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्या हैं पूरी दुनिया से। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस कितने हैं? मैक्सिमम 57 कंट्रीज से। अच्छा, और 57 अभी हमें प्रेफर तो नहीं करती। आप ओआईसी की बात कर रहे हैं? नो 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 नो, लेट मी एक्सप्लेन। नॉट ओआईसी, ओवरऑल दुनिया में 84 250 समथिंग कंट्रीज है और हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है पूरी दुनिया के साथ।